Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our channel PW Commerce Wala for class 12. I know a lot of you are stressed कि मैम हम कैसे अपनी इंग्लिश की तैयारी करें. Now only last 2 to 3 days are left. मैं क्या करूं? बहुत सारे बच्चों का नाइन्थ को मैथ्स का एग्जाम भी है. कुछ बच्चों ने जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट नहीं करी है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इंग्लिश की तैयारी शुरू नहीं करी है तो प्लीज परेशान मत होइए. मैंने बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, नॉट जस्ट योर पेपर्स बट ऑल्सो योर सैम्पल पेपर्स. तो इन सभी के एमलगमेशन, सबके कॉम्बिनेशन के साथ मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखे जो कि बहुत बार बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं. एंड यू वोंट बिलीव मी, कुछ एक्सट्रैक्ट, खासकर 2 से 3 एक्सट्रैक्ट ऐसे थे जो एज इट इज बोर्ड में 2023-24 में बार बार पूछे जा चुके हैं. वो बात अलग है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस उन्होंने डिफरेंट करके पूछे थे. एक्सट्रैक्ट बेटा सेम देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल भी एग्जैक्टली वही पूछ ले. बहुत बार बेटा क्वेश्चन भी सेम होता है, बट बिकॉज द लैंग्वेज इज लिटिल डिफरेंट और उस चीज़ की वजह से हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. मैम आपने तो ये एक्सट्रैक्ट बताया था, इस पे ये क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन हम नहीं कर पाए. देयर आर चांसेस कि सेम एक्सट्रैक्ट आ जाए, बट देन देयर आर चांसेस कि उस पर जो पूछे गए क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट होंगे. तो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, अपने नाक कान सबको खुले रखना है, आंखों को, और अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ना है. व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट, चाहे उस पर डिफरेंट सवाल पूछे जाएं, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर इट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर्स हो या फिर आपके नॉर्मल क्वेश्चन पेपर्स हो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. बेटा यू वोंट ट्रस्ट मी, ये वाला जो क्वेश्चन है इतनी बार बोर्ड्स में पूछा गया, एंड यू वोंट बिलीव सेम एक्सट्रैक्ट. एक बार उन्होंने यहां से स्टार्ट किया था और 2 बार उन्होंने यहां से स्टार्ट किया है इन फ्रंट से. तो ये काफी उनका फेवरेट है. एक्सट्रैक्ट बेस रोड साइड स्टैंड से ये आए ना आए, लेकिन रोड साइड स्टैंड से एक्सट्रैक्ट बेस हमेशा चॉइस में देखा गया है. देयर विल बी 2 क्वेश्चंस जो कि पोएम से आएंगे जिसमें आपको चॉइस होगी. सो देयर आर हाई चांसेस कि वो रोड साइड स्टैंड से कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं. यहाँ पे इनका अभी तक का जो फेवरेट चल रहा है, दैट इज in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand to pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money the cash whose flow supports. The flower of cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with a mind ahead. Or if ever sighed a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that would end turned wrong and s turned wrong. मैं आपको उसको फटाफट से जो है शॉर्ट में मीनिंग समझा देती हूँ. बेटा दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग और टफ लगती है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी लेंदी भी है ये पोएम. इसको एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे. तो बेटा एक रोड साइड स्टैंड जो है गरीब लोगों ने, जो विलेज के पुअर रूरल पीपल हैं, उन लोगों ने लगाया है. ये रोड साइड स्टैंड क्या है, एक छोटी सी दुकान है जिसपे ये लोग फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, बेरीज बेचते हैं, स्क्वॉश बेचते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं, इन लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ से जो ट्रैफिक निकल रहा है, एक तो वो क्या सोचते हैं कि रोड साइड स्टैंड बहुत ही पथेटिक चीज़ है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, और वहाँ की जो ब्यूटी है, जो लैंडस्केप है, उसको खराब करने का काम करता है. इन अमीर लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो ये पुअर रूरल पीपल हैं, दे आर डूइंग इट फॉर डोल ऑफ ब्रेड. ये अपने खाने की वजह से वहाँ पर दुकान लगाकर बैठे हुए हैं और वहाँ की ब्यूटी खराब कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. दे जस्ट वांट वन थिंग कि ये रईस लोग जो हैं, जो रिच लोग हैं, हमसे कुछ सब्जियाँ, कुछ बेरीज, फ्रूट्स कुछ खरीद लें और इन रिटर्न हमें कुछ कैश मिल जाए, जिससे हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी जो नीड्स है, अपना जो खर्चा है, उसको फुलफिल कर पाएं. सो दे आर डूइंग इट फॉर कैश, नॉट जस्ट फॉर द डोल ऑफ ब्रेड. ठीक है. तो अब ये जो अमीर लोग हैं, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट, यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक पास्ट भी बोला गया है. तो पॉलिश ट्रैफिक किसको बोला गया है? कभी भी ट्रैफिक पॉलिश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. इन गाड़ियों में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो बहुत ही रईस लोग हैं, दे आर एक्सट्रीमली रिच पीपल. तो ये यहाँ से जब गुजरते हैं तो इन्हें क्या लगता है कि इन्होंने क्या करा है कि इन गरीब लोगों ने अपनी दुकान खोल के, जो उनकी दुकान है उसको उन्होंने कैसे रेफर किया है, एज आर्टलेस पेंट. कि इतनी बदसूरत तुम्हारी दुकान है, इट लुक्स वेरी अगली एंड यू आर स्पॉइलिंग द लैंडस्केप. आप जो इसकी ब्यूटी है, रोड की, हाईवेज के आसपास जो पहाड़ है, उसकी ब्यूटी को स्पॉइल कर रहे हो. नाउ व्हाट दीज पुअर रूरल पीपल हैव डन, वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, दे डोंट हैव एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हम जो साइन बोर्ड्स लगाते हैं या फिर जो शॉप का नाम लिखते हैं, जो साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज देयर आर हाई चांसेस दैट एंड रेफर्स टू नॉट
ठीक है, एंड एस रेफर्स टू साउथ। तो ये लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, दे डोंट नो, दे आर नॉट एजुकेटेड। तो उन्होंने जो स्पेलिंग्स हैं वो भी गलत लिख दी हैं, एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी कि अल्फाबेट्स को भी रिवर्स कर दिया है, स्पेलिंग्स भी रॉन्ग लिख दिए हैं इन पुअर रूरल पीपल में। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ बोर्ड्स। आप खुद प्रिंट आउट्स लेके चेक कर सकते हो, पीडीएफ में चेक कर सकते हो, 2023, 24, 25, 21, 22 में बार बार आपको ये दिखेगा, साथ ही साथ सैम्पल पेपर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन जिन बच्चों ने मेरी अभी तक टोन ऑफ द पोएट नहीं देखी है, आई हैव ऑलरेडी पुट ऑलमोस्ट 2 to 3 days बैक ऑन पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12 सारी पोएम्स की जितनी भी टोन है मैंने एक्सप्लेन करी है। प्लीज गो एंड हैव अ लुक, इस तरीके से वो आपको काम आएगी। बहुत बच्चे सोचते हैं मैम टोन ऑफ द पोएट नहीं पूछी जाएगी, पोएटिक डिवाइसेस की आपने वीडियो क्यों डाली है, नहीं पूछी जाएगी। उनसे बेटा एक एक क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के। सो वाई यू वॉन्ट टू स्किप, वाई यू डोंट वॉन्ट दैट मार्क, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट। ऑप्टिमिस्टिक है क्या टोन? ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल नहीं है। रिजाइन, बिल्कुल किसी चीज को छोड़ देना, मैं अपनी काम से रिजाइन कर रही हूँ, रेजिग्नेशन डाल रही हूँ। अगर कोई बोलता है इट्स लाइक लीव, ठीक है, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, आई एम लीविंग इट, इट्स सिमिलर टू काइंड ऑफ रेजिग्नेशन। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक, सामने वाले के प्रति सिंपैथी रखना, एंड नेक्स्ट इज इनडिफरेंट। तो यहाँ से जैसे ही आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको क्लियरली एक चीज समझ में आ जाएगी, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी क्या है, कंप्लीट सिंपैथी है टूवर्ड्स दीज विलेज पीपल, कि आप क्यों इनसे कुछ परचेज नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। सो द टोन इज वेरी सिंपैथेटिक, वो सिंपैथी रख रहे हैं, सहानुभूति रख रहे हैं टूवर्ड्स दीज पुअर रूरल पीपल। तो हमें समझ में आ रहा है सहानुभूति रख रहे हैं, इंग्लिश में इट इज सिंपैथी। एंड ऑफ द स्टोरी। विथ रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट हार्म हैज बीन कॉज्ड बाय द आर्टलेस पेंट। बेटा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, आप खुद ही समझ जाओगे ये आर्टलेस पेंट किसको बोल रहे हैं। रोड साइड स्टैंड को ही आर्टलेस पेंट बोला गया, कि तुम्हारा इतना बदसूरत कि तुमने दुकान खोली है, तुमने वहां की जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसको स्पॉइल कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसी को मैंने यहाँ पे फ्रेम करके इंग्लिश में लिखा है, दैट इज यू हैव स्पॉइल्ड द ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब आपको पूरा आंसर कैसे फ्रेम करना होता है मैं वो भी सिखा देती हूँ। हाउ यू विल राइट डाउन कंप्लीट आंसर विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। The harm that has been caused by the artless paint is that it has spoiled the beautiful landscape. एक में से एक मार्क पूरा यहाँ पर पक्का हो गया। तो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं इफ यू नो द मीनिंग, बार बार आपको आगे पीछे ना होना पड़े, इसलिए मैंने कंप्लीट एक्सट्रैक्ट यहाँ भी लिख कर दिया। द सिटी इज कंपेयर टू अ लैंडस्केप, साइंस ऑफ NNS, अ फ्लावर और अ डोल ऑफ ब्रेड। यहीं से हम इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। ये रहा मेरा आंसर, सिटी को किससे कंपेयर करा गया है, द फ्लावर ऑफ सिटीज। तो फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। विदरिंग इज जब भी कोई चीज मुरझाने लगती है, डल होने लगती है, बिल्कुल खत्म होने लगती है, उसकी चमक जा चुकी होती है, दैट इज विदरिंग। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो फ्लावर ऑफ सिटीज तुमने ही हमें क्लियरली ऑप्शन में दे दिया कि यहाँ पर क्या है, सिटी इज कंपेयर टू अ लैंडस्केप, साइंस ऑफ NNS, अ फ्लावर और अ डोल ऑफ ब्रेड। आई एम मूविंग असाइड, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड चूज द आंसर ऑन योर ओन। तो जल्दी से सिलेक्ट करो। द लाइन दैट कैन बी यूज्ड हियर इज द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। जल्दी से इससे आप अपना आंसर ढूंढ लो इन नेक्स्ट 10 seconds एंड यू विल बी सॉर्टेड। डन। चले बेटा, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा, दैट इज अ फ्लावर। अ फ्लावर से इसको कंपेयर करा गया है। थोड़ी सी लाइन टफ है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो बेटा इसको समझ लेते हैं। जो कैश फ्लो है, जो सिटी में कैश फ्लो होता है, उसी से तो वहाँ की लाइफ चलती रहती है। वो सिटीज़ क्या करती हैं, फ्लरिश कर पाती हैं उन पैसों की मदद से, लेकिन ये गरीब लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो कैश फ्लो की वजह से सिटीज़ सिंक होने से, डूबने से, विदरिंग होने से, डल होने से बचती हैं और काम चलता रहता है। काश इन लोगों के पास भी पैसा होता, इन गरीब गाँव के लोगों के पास, जिनसे झूठे वादे करके उनसे उनके घर भी ले लिए सरकार ने और बोला हम आप अपनी ज़मीन हमें दे दो, हम आपको अच्छी जगह पे घर देंगे जहाँ पे थिएटर्स होंगे, मॉल्स होंगी, अच्छी सड़कें होंगी। झूठे वादे करके उनसे उनकी ज़मीनें भी ले ली गई हैं। सो फ्लावर ऑफ सिटीज़, तो फ्लावर से कंपेयर करा गया है सिटी को। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोड साइड स्टैंड कहाँ है, रोड के साइड में एट द एज। इट इज मेयर्ड विद आर्टलेस पेंट लाइक द फ्लावर ऑफ सिटीज और वेल मेंटेन। वेल मेंटेन तो बिल्कुल नहीं है। फ्लावर ऑफ सिटीज जो है रोड साइड स्टैंड को नहीं बोला गया है,
थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो इन दोनों में होगा। रोड साइड स्टैंड, यस बेटा इट इज आर्टलेस पेंट, लेकिन यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा। The roadside stand is made with artless paint. No, the roadside stand is considered as artless paint, that you are spoiling the beauty of the landscape. So the most appropriate answer is that it is at the edge of the road. ये रोड के बिल्कुल साइड में है। बेसिकली कैसा है, जिन्होंने पहली बार ये एक्सट्रैक्ट देखा है, ठीक है, ये बेटा रोड है, इसके साइड में इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखी है, ये दुकान लगा रखी है, ठीक है। तो इसको इन्होंने आर्टलेस पेंट भी कहा है कि भैया बदसूरत सा तुमने ये खोला हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस डू दी स्टैंड ओनर्स हैव फ्रॉम दी सिटी डिवेलपर्स। जो ये रोड साइड स्टैंड जिन गांव वाले लोगों ने लगा रखा है, इनकी सिटी वाले लोग जो यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद है? आर दे डूइंग इट फॉर डोल ऑफ ब्रेड? नो। उनसे क्या उम्मीद है? दैट इज दे आर डूइंग इट फॉर कैश, कि ये हमसे कुछ परचेज कर ले। तो आप कैसे लिखोगे? द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस, the type of expectations do the stand owners have from the city dwellers who come there. So the expectations, यहाँ से लिखो the type of expectations or the expectations the stand owners that have from the city dwellers are that they will buy। क्या चाहिए सिटी के लोगों से? आप हमसे फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, उसके बदले में हमें कैश दे दो। that they will buy some fruits स्लैश लगा रही हूं, आप और लिख लेना, और वेजिटेबल्स, एंड विल गिव, एंड शॉर्ट में मत लिख के आना, इवन इफ आई राइट इट, एंड विल गिव कैश इन रिटर्न। तो क्यों कर रहे हैं ये लोग, विलेज पीपल, वाई दे वांट कि आप हमसे कुछ ले लो? अरे भैया इन रिटर्न हमें कुछ कैश मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। कंप्लीट द एनालॉजी विद अ वर्ड फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद एनालॉजी क्वेश्चन पहली बार देखा होगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू इट। क्यों आसान होगा? जैसे मैथ्स में करते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, सिमिलरली आपको आज इंग्लिश में भी वही फॉर्मूला लगाना है। शैल वी सी दैट कैसे करना है? सो बेटा डोनेट का मतलब क्या है? किसी को दान करना, डोनेट करना। सिमिलर टू कॉन्ट्रीब्यूट है, तो यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट LHS में लग रहा है, LHS में अगर दोनों सिनोनिम है तो आने वाले आगे भी क्या होंगे? सिनोनिम होंगे। ये एक दूसरे के एंटोनिम है, यानी कि ऑपोजिट है, तो आगे वाले भी क्या होंगे? एंटोनिम होंगे। चलिए देखते हैं, डोनेट और कॉन्ट्रीब्यूट मतलब दान करना, किसी को देना, दोनों क्या है राजा बेटा? सिमिलर वर्ड है, इसे हम इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं। एंटोनिम मतलब यानी कि राजा बेटा ऑपोजिट वर्ड। तो डाइंग का ऑपोजिट वर्ड नहीं ढूंढना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है। क्या मैं ये खुद से बना सकती हूँ? मैं खुद से बना सकती थी अगर मुझे परमिशन हो खुद से करने की। तो ये बोल रहा है गिव इट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जब एक्सट्रैक्ट से बोल रहे हो तो एक्सट्रैक्ट से ही देंगे। मैम हम दिव्या आर्मी के स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी पढ़ के आ चुके, विदरिंग फेंट, डल, बिल्कुल मरा हुआ, बुझा हुआ। सो कहीं ना कहीं डल और डाइंग का सिनोनिम क्या बैठेगा? वन एंड ओनली विदरिंग। डन, क्लियर है ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब बेटा हो सकता है सेम एक्सट्रैक्ट आ जाए, सवाल थोड़े बहुत बदल दिए जाए या लैंग्वेज बदल दी जाए, बट बेटा अगर आपको एक्सट्रैक्ट का मीनिंग पता है तो चाहे मैं आपसे उसका पोएटिक डिवाइस पूछ लूँ, चाहे उसकी एनालॉजी पूछ लूँ, आप आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर इज माई मदर एट 66। अच्छी बात है कि बहुत छोटी और बहुत ही आसान पोएम है, जिसमें से 2 एक्सट्रैक्ट्स तो मैं यहाँ ले आई हूँ। टोटल बेटा 4 एक्सट्रैक्ट की पोएम है, 4 पैराग्राफ की। तो यार ये 2 में हाई चांसेस है कि ये आ सकते हैं। सवाल वो घुमा फिरा के जरूर पूछ सकते हैं। इंग्लिश है, मैथ्स में आपको पता है कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो फॉर्मूला सेम लगता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, लेकिन नंबर्स डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली बेटा इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए, लेकिन लैंग्वेज जो वो पूछेंगे वो थोड़ी बहुत तो घुमा के पूछेंगे। इट विल बी नॉट एग्जैक्टली एज इट वॉज आस्क्ड इन 24 और 25। सो नाउ द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? ये कमला दास जी ने लिखी है कविता। किसने लिखी है? कमला दास जी ने लिखी है। कमला दास जी जो है बेटा कोचिन जा रही हैं अपनी मम्मा के घर से। उनकी मम्मा ने बोला आप एयरपोर्ट जा रही हो, मैं भी आपको ड्रॉप करने चलती हूँ। अब मैं आपको ड्रॉप करने चलती हूँ तो भैया ये टैक्सी में साथ में बैठे हैं, और टैक्सी में इनके साथ क्या हुआ है? टैक्सी में इनके साथ क्या हुआ है? ये अपनी मम्मा को नोटिस करती है, इनकी मम्मा इनकी कहाँ बैठी हैं?
साइड में बैठी हैं, बिसाइड इज बाय द साइड ऑफ। तो इनकी मम्मा कैसी हैं? शी डोज्ड ऑफ, डोज्ड यानी कि शी स्लेप्ट फॉर सम टाइम, शी वॉज स्लीपिंग, स्लेप्ट भी लिख सकती हूँ, स्लीप भी लिख सकती हूँ। और वो सो कैसे नहीं है? शी इज ओपन माउथड, उनका फेस जो है खुला हुआ है। मदर की एज क्या है? 66 है, दैट्स वाई द पोएम्स नेम इज माई मदर एट 66। उनका फेस जो है दैट इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स यानी कि जिस तरीके से एक डेड बॉडी दिखती है, डेड बॉडी कैसी होती है? लाइफलेस होती है, कोई चार्म, कोई ग्लो नहीं रहता है फेस पे, क्योंकि एज सून एज अ पर्सन डाइज ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, स्किन अजीब सी पेलिश होने लगती है, येलोइश होने लगती है, जो खूबसूरती है, जो ग्लो है, वो सब कुछ चार्म सब कुछ जा चुका होता है। तो सिमिलरली उनकी मदर जो है, उनका चार्म, उनका ग्लो जा चुका है, द ग्लो इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ हर एजिंग, उनकी जो इतनी एज हो चुकी है, दैट्स वाई शी हैज कंपेयर्ड हर मदर टू अ कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी, एंड देन शी रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो मम्मा जितनी ओल्ड या बूढ़ी दिख रही हैं, एल्डरली लग रही हैं, उतनी उनकी उम्र हो भी गई थी। ऐसा नहीं था ना शी वॉज लुकिंग 66, सॉरी शी वॉज 66 एंड शी वॉज लुकिंग, सॉरी शी वॉज नॉट 46 एंड लुकिंग 66, वो थी भी एल्डरली। तो यानी कि देयर आर हाई चांसेस कि भाई कभी भी उनकी डेथ हो सकती है, और किसी भी बच्चे के लिए अपनी माँ को खोने का दर्द से बड़ा दर्द इस दुनिया में और कोई नहीं होता। सो नाउ टू पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने इस ख्याल को दूर रखने के लिए क्या करा? शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड दी कैब। कैब में ये दोनों माँ और बेटी साथ में बैठी, कमला दास जी और उनकी मम्मा। सो कमला दास जी ने इस ख्याल को अपने यहाँ से दिमाग से हटाने के लिए क्या करा? शी स्टार्टेड लुकिंग आउट। उनने बाहर किस चीज़ को देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। एक तो क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग को। स्प्रिंटिंग यानी कि बेटा रनिंग, पेड़ पौधों को, यंग ग्रीन ट्रीज को दौड़ते हुए देखा। इज इट पॉसिबल पेड़ दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते। गाड़ी चल रही है, द कार इज मूविंग, द ट्रीज आर कॉन्स्टेंट। लेकिन जब गाड़ी चलती तो कैसा लगता है कि पेड़ भी चल रहे हैं। सो दैट्स वाई ह्यूमन यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यहाँ पे लिखा गया है। एंड देन सेकेंड थिंग दैट शी ऑब्जर्व वॉज मैरी। मैरी इज हैप्पी, चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी इज हैप्पी, स्पिलिंग इज कमिंग। ये यंग बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, शाम का टाइम था खेलने के लिए। तो अगर आप नोटिस करो तो कैब में कैसा माहौल है? लाइफलेस सा, एजिंग वाला, काफ़ी ओल्ड एज वाला माहौल है, बहुत ही डल माहौल है। शी इज़ कमला दास इज़ फुल ऑफ पेन एंड शी इज़ वेरी सैड। व्हेन शी लुक्ड आउट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो बहुत बार क्वेश्चन कॉन्ट्रास्ट पे भी आ जाता है। क्या कॉन्ट्रास्ट है? नाउ यू नो। बाहर कैसा दिख रहा है? यूथफुलनेस है, चीयरफुलनेस है, एनर्जी है। वेरस अंदर का माहौल कैसा है? फुल ऑफ एजिंग, सैडनेस एंड डलनेस। ठीक है, तो आप इजीली आंसर बना सकते हो। आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट इंडिकेट्स यूथफुल एनर्जी। क्या यूथफुल एनर्जी इंडिकेट करता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। सबसे ज्यादा यूथफुल एनर्जी तो क्या दिखा रहा है? मेरी चिल्ड्रन। बच्चे क्या है? यूथ ही तो हैं, छोटे बच्चे बाहर आ रहे हैं। हम एक फ्रेज भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेजेस नहीं पूछा है, दो फ्रेजेस पूछते दोनों लिखने पड़ते हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, डन। Which thought is the poet trying to put away? Missing the flight, fear of losing her mother, leaving her mother behind or reaching coaching. क्या थॉट उन्हें दूर करना पड़ा और उसके लिए कैब से बाहर देखना पड़ा? मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मम्मी को पीछे छोड़ रही हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है, रीचिंग कोचिंग तो बिल्कुल नहीं था। सबसे बड़ा फियर जो था कि मैं अपनी मम्मा को खो ना दूँ ड्यू टू ओल्ड एज। इफ शी विल डाई व्हाट विल हैपन। उनकी इतनी एज हो रखी है, और कमला दास जी का बचपन से ये फेयर था दैट वन डे आई लूज माई मॉम एंड दैट इज माई बिगेस्ट वीकनेस। तो उनको बहुत फियर था कि मैं अपनी मम्मा को खो दूंगी। द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथड। उनकी मम्मा को ओपन माउथड बोला गया क्योंकि वो क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं? नहीं। सरप्राइज्ड हैं? नहीं। डेड हैं? नहीं। शी वॉज डोजिंग। डोजिंग का मतलब आपको पता है, बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग। तो बहुत बार जब इंसान थका होता है या बड़ी उम्र में मुंह खोलकर भी नींद आ जाती है। आपने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को या इवन सिबलिंग्स को नोटिस किया होगा, व्हेन दे आर टायर्ड ना, सो दे स्लीप लाइक दिस, लॉट ऑफ टाइम्स द माउथ इज ओपन। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में एनालॉजी के सवाल आ रहे हैं। नाउ अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मैम पोएटिक डिवाइसेस तो सिलेबस में नहीं, हम क्यों पढ़े? सी, इस तरीके से 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क को क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी प्लस पोएटिक डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन। चिल्ड्रन स्पिलिंग में क्या है? मेटाफर है। ध्यान से डिटेल में इसको समझाती हूँ। चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यंग बच्चे घर से बाहर आ रहे हैं, दे आर स्पिलिंग, दे आर कमिंग आउट। यहाँ पे मेटाफर यूज हो रहा है। ये जो खुश बच्चे हैं
ये क्या है, ये बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेटाफर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा फ्रेज ढूंढना है जहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा हो। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, व्हेन अ ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू अ लाइफलेस थिंग और टू एन एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द सन वॉज डांसिंग। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं द सन वॉज डांसिंग, तो बेटा सूरज कभी डांस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ह्यूमन क्वालिटी उनको आपने दे दी, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। सो नाउ आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, फाइंड आउट द आंसर कि ऐसा कौन सा फ्रेज है इस गिवन पैराग्राफ में जहां पे आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आई हैव मूव असाइड ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू कैन रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, जल्दी से बताइए, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट 10 सेकेंड्स मोर। Are you doing it? Have you found your answer? Done? Done? बेटा मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बेटा कौन स्पिल होता है, पानी स्पिल होता है। ठीक है, पानी क्या होता है, स्पिल होता है। तो यहाँ पे इन यंग बच्चों को, इनकी एनर्जी को किससे कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर करा गया है, चिल्ड्रन दे हैव बीन कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पे मेटाफर क्यों है, व्हेनेवर द कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू थिंग्स। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रोलर कोस्टर में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी सुख है जिंदगी में, कभी दुख है। रोलर कोस्टर में कभी आप ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे। तो लाइफ को रोलर कोस्टर से कंपेयर करा गया है, लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, कोई लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हुआ है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो बेटा जब लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कंपैरिजन हो रहा है, देन इट इज मेटाफर। तो चिल्ड्रन स्पेलिंग में मेटाफर है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कहाँ है, इसको ढूंढते हैं। चिल्ड्रन स्पेलिंग इज मेटाफर, तो आपको एक फ्रेज बताना है जहां पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा हो। मैंने आपको अगर याद हो तो यहाँ पे बताया था यंग ट्री स्प्रिंटिंग। क्या बेटा पेड़ दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला गया है, दैट मीन्स यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ट्रीज को आप लोग ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं व्हेन इट कम्स टू साइंस, लेकिन हम इंग्लिश की बात करें तो भैया कोई सांस थोड़ी ले रहे हैं, कोई ह्यूमन बींग थोड़ी है, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं टू मेक देयर फूड। लेकिन उतना डिटेल में मत जाओ, साइंस का यहाँ पे इंग्लिश में लेना देना नहीं है। सो द कॉन्सेप्ट इज यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यंग ट्री स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन क्यों है, पेड़ नहीं दौड़ सकते, फिर भी उनको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इसीलिए हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं it is personification. Easy peasy lemon squeezy. The sight of the trees and the children help the poet. किस चीज में मदद कर रहे हैं, बाहर बच्चों को देखने से, पेड़ को देखने से क्या हो रहा है, शी इज एबल टू पुट द थॉट अवे, शी इज द चिल्ड्रन हेल्प द पोएट टू पुट द थॉट अवे। और थॉट क्या है, दैट शी विल लूज हर मदर, चाहो तो वो भी लिख दो, टू पुट द थॉट अवे। द साइट ऑफ द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन हेल्प द पोएट टू पुट द थॉट अवे, help the poet to put the thought away of losing her mother. आपको पता होना चाहिए क्या एनसीईआरटी कीवर्ड है, क्या एक्सट्रैक्ट में मेंशन किया गया है, एंड डू नॉट डू एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। आराम से एक में से एक मिल जाएगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। 6 मार्क्स का आता है बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, छोटे छोटे 6 सवाल सही करने हैं, यू आर ऑल सॉर्टेड। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेज रियलाइज विद पेन इंडिकेट्स द पोएट्स डैश। एंग्जाइटी है यानी कि नर्वसनेस है, डेस्पिरेशन मतलब ये काम मुझे कैसे भी करना ही है, डेस्परेट है उसके लिए, ट्रबल्ड पास्ट रहा है, उनकी खुद की तबीयत खराब है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है कि उनको शी इज फुल ऑफ नर्वसनेस, उनको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मेरी मम्मा की इतनी एज हो रही है, इफ आई लूज व्हाट विल हैपन, इफ आई लूज हर, शी इज द मोस्ट प्रेशियस पर्सन, इफ आई लूज हर व्हाट विल हैपन। तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए, 2 और कराऊंगी, क्योंकि बेटा मैंने बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया और सैम्पल पेपर्स को, रोड साइड स्टैंड, माई मदर एट 66 और आंट जेनिफर वाली पर्टिकुलर, इन 3 पोयम से बार बार एक्सट्रैक्ट पूछे गए हैं, और सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं वो आज मैं आपके लिए लाई हूं।
When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. आंट जेनिफर खुद तो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है, उनके कांपते हुए हाथ, टेरिफाइड अफ्रेड हैंड्स जो हैं ये दर्शाते हैं वो अपनी लाइफ में, अपनी शादी में कितनी दुखी हैं। उनके हस्बैंड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते हैं, ऑप्रेसर हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। ऑप्रेस्ड कौन है? आंट जेनिफर। तो ऑपरेशन जो अत्याचार है उसके लिए ये वर्ड यूज करा जाता है। आप आराम से एज you can use this word in your answers when it comes to this particular poem. What does the phrase terrified hands suggest about aunt's life? क्या suggest करता है ये phrase? कैसे बनेगा आंसर? The phrase terrified hands suggests that, s लग जाएगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इस particular phrase की बात हो रही है, इसको आप एक मान सकते हो। So terrified hands suggests about aunt's life that her life was full. उनके हाथ क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? फियर दर्शाते हैं, फिजिकल पेन दिखाते हैं, कितनी परेशान है वो, और क्या दिखाते हैं? एन ऑपरेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, ये दिखाते हैं। ऑपरेशन इज अत्याचार, किसी के हाथ कांप रहे हैं, डर रहा है, कोई घबरा रहा है, परेशान है, तो क्या दर्शा रहा है? फिजिकल पेन में है, डरी हुई है और अत्याचार हो रहा है उनके साथ। द टाइगर्स प्राउड एंड प्लेफुल मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट, उनके टाइगर्स कैसे हैं? बड़े प्राउड से, बिना किसी डर के आराम से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। आर दे रियल टाइगर्स? नो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने पोएम नहीं पढ़ी अभी तक उनको मैं फिर बता देती हूँ। आंट जेनिफर अपनी खुशी के लिए, अपने पैशन के लिए एम्ब्रॉयडरी करती हैं। तो ऐसे एक गोल्ड रिंग आती है, उसके ऊपर कपड़ा रख के एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। तो उसमें उन्होंने जो सिनेरियो बनाया है वो इस तरह के ट्रीज का बनाया है। और यहाँ पर जो टाइगर्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो टाइगर्स उसमें जो बनाए गए हैं वो कैसे हैं? दे आर वेरी प्राउड एंड प्लेफुल, वो आराम से मस्त यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। दैट इज हैपनिंग इन दी एम्ब्रॉयडरी। तो उन्होंने क्यों बनाए हैं? खुद तो अपनी लाइफ में बड़ी फियरफुल हैं, डरती हैं, लेकिन जो टाइगर्स बनाए हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी डिजायर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। टाइगर्स आर प्राउड एंड प्लेफुल, टाइगर्स प्राउड एंड प्लेफुल मूवमेंट्स reflect Aunt Jennifer's desire to be fearless. उन्होंने टाइगर्स ऐसे क्यों बनाए? क्योंकि उनकी इच्छा थी मैं भी ऐसा कर पाऊँ। बहुत बार जो लोग रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं वो अपनी हॉबी में, अपनी ड्राइंग में, अपनी पेंटिंग्स में, अपने डांस में, अपनी कुछ लोग गाने लिखते हैं, उसमें अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल आंट जेनिफर भी उनमें से एक थी। एग्जामिन ब्रीफली हाउ द टाइगर्स इन द पैनल कॉन्ट्रास्ट विद आंट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपको ये बताना है कि क्या कॉन्ट्रास्ट है। मैंने आपको अभी समझाया था, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, डायरेक्टली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है अगर एक्सट्रैक्ट में नहीं आया तो। टाइगर जो पैनल में थे उसमें और आंट जेनिफर की खुद की जिंदगी में क्या डिफरेंस था? बहुत आंसर है बेटा, बहुत ईजी आंसर है। जो टाइगर्स उन्हें बनाए थे, तो लिख देना यहाँ पे पूरा आंसर बना के। द टाइगर्स इन द पैनल आर fearless and proud, whereas Aunt Jennifer is very fearful. कॉन्ट्रास्ट क्या है बेटा? कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों चीजें जो एक दूसरे से ऑपोजिट हो। तो ये बिल्कुल फियरलेस है, प्राउड तरीके से घूमते हैं, whereas Aunt Jennifer is fearful and is oppressed, ये भी लिख देना, and is oppressed and faces oppression in her married life, अत्याचार झेलने पड़ते हैं उन्हें। Now fill in the blank करना है। the phrase still ringed, still ringed का मतलब क्या है बेटा? दो मीनिंग है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। still ringed with audience, दो इसके मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या मतलब है, समझना राजा बेटा। still ringed, एक तो मतलब क्या होता है बेटा still ringed का? वेडिंग रिंग। एक तो जो आंट जेनिफर ने, आंटी की शादी हो चुकी, आंट उनको जब बोला गया यहाँ पे, तो उनको जो वेडिंग रिंग अपनी पहनी हुई है हाथ में, दैट रेफर्स टू व्हाट? दैट रेफर्स टू कि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी एंगेजमेंट, उनकी वेडिंग रिंग है। एक मतलब ये है। और ऑडियंस का मतलब क्या है? परेशानी या दिक्कतें। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिंग मैंने यहाँ पहनी हुई है, थर्ड फिंगर जो होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज योर रिंग फिंगर। तो जो रिंग फिंगर है उसमें उन्होंने ये पहन रखी है। तो एक तो है स्टिल रिंग्ड, यानी कि उनकी वेडिंग रिंग की बात हो रही है, और दूसरा इसका मीनिंग क्या है वो यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टिल रिंग्ड यानी कि
स्टिल रिंग विद ऑडियल्स, द प्रॉब्लम्स दैट शी फेसेस, तो उससे भी उनको रिंग कर रखा है, बांध के रखा गया है परेशानियों से जो वो अपनी मैरिड लाइफ में झेलती हैं. सो प्रॉब्लम्स इन हर मैरिड लाइफ, दोनों चीजें, दोनों इसके मीनिंग है. सो इट हैज टू मीनिंग्स. तो यहाँ पे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द फ्रेज दैट शी इज स्टिल रिंग रेफर्स टू बोथ लिटरल, क्या एक तो एम्ब्रॉयडरी पैनल की बात हो रही है या फिर वेडिंग बैंड ऑन हर फिंगर. तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडिंग बैंड ऑन हर फिंगर. एक तो ये मतलब है और दूसरा मीनिंग क्या है, कंस्ट्रेंट्स एंड ऑडियल्स, प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड ने क्रिएट कर रखी हैं, ये दोनों इसके मीनिंग हैं. तो आई रियली होप थोड़ा बहुत अगर घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाएगा तो भी आप आंसर कर पाओगे. नाउ हमने पोएम्स की तो बहुत सारी बातें कर ली. लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर्स. सो द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ इट. डेरी और मिस्टर लैम को देखते ही आपको समझ में आता है. बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मॉरल है इसका. डेरी सेज व्हाट दे थिंक, मिस्टर लैम सेज व्हाट डू दे थिंक देन. Derry says, you think here is a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing. Derry के साथ बेटा क्या हुआ है, उनका जो हाफ फेस है that is burnt due to acid. तो जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लोग हैं आसपास, nobody likes him because he does not look good, especially when it comes to physical thing. Physically वो अच्छे नहीं दिखते हैं उनके फेस की वजह से, and that's why Derry he doesn't like himself and he hates the world, क्योंकि सब मुझसे अच्छे से, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता. मिस्टर लैम यहाँ पे उनसे अच्छे से बात लेकिन करेंगे. सो डेरी क्या बोल रहे हैं, आई लुक टेरेबल, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू मस्ट बी थिंकिंग मैं बहुत गंदा दिखता हूँ. डेरी मिस्टर लैम से बोल रहे हैं जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है. कौन, मिस्टर लैम. बट आई एम नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, मुझे पता है मिस्टर लैम आप भी मनी मन मुझसे डर रहे होंगे कि मैं इतना गंदा भद्दा दिखता हूँ. एनीबडी वुड बी, कोई भी मुझसे डरेगा. when even I look in the mirror I see it and I am also afraid of myself. Mr. Lamb says no not the whole of you, not of you. Mr. Lamb क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, no not the whole of you, not of you. Derry says oh yes. यहाँ पे बेटा इस लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है not the whole of you, यानी कि डेरी को समझाना चाह रहे हैं मिस्टर लैम कि फेस का हाफ बर्न पार्ट जो है वो आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है. इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट और स्मॉल डायमेंशन ऑफ योर बॉडी. इट्स नॉट योर एंटायर पर्सनैलिटी. अगर आप दोस्ती करोगे, लोगों से अच्छे से बात करोगे, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है दैट ओके इवन इफ समबडी हेट्स मी फॉर द वे आई लुक इट विल नॉट मेक मी अ नेगेटिव पर्सन. ये मेरे फेस का एक छोटा सा पार्ट ही तो है, मेरे हाथ पैर आंख नाक कान सब सही से चल रहे हैं. वाई वुड आई नॉट स्टडी, वाई वुड आई नॉट टॉक टू एनी वन, वाई वुड आई नॉट ट्रैवल द होल वर्ल्ड. मैं अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव क्यों कर लूँ जस्ट बिकॉज माई हाफ फेस इज बर्न्ड. ये कहना चाह रहे हैं मिस्टर लैम इस एक लाइन में. चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है. देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, व्हाट डज मिस्टर लैम mean when he says no not the whole of you, not of you. तो you can easily explain this. क्या बोलना चाह रहे हैं आप यहाँ से पूरा लिखना. मिस्टर लैम मीन्स when he says no not the whole of you, not of you. मिस्टर लैम that it is just a small part, it is just a small part of Derry's face and not his. यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ एंड, आपको पूरा लिख के आना है, शॉर्ट में लिखने से मार्क्स कटते हैं बोर्ड्स में. एंड नॉट हिज एंटायर पर्सनैलिटी. इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे 1 मार्क के लिए दिस इज क्वाइट सफिशिएंट. वो तुम्हारी एंटायर पर्सनैलिटी नहीं है. शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाए 2 मार्क में एक्सप्लेन करने को तो थोड़ा 2-3 लाइन का लिख के आना होगा कि एंटायर पर्सनैलिटी आपकी फेस से थोड़ी डिसाइड होती है. आपकी जो इनर ब्यूटी है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप कितने काइंड हैं, all these things matter a lot, not just the way we look. Nowadays people judge each other on the basis of how they look. If you'll get married to somebody on the basis of how they look, you might end up in a very bad relationship. So is it important for us to judge somebody on the basis of how do they look? No, but we should judge them on their qualities. If somebody is very kind, very generous, सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करता है, कोई उनसे बहुत कम स्टेच्योर पे है, कम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आता है, फिर भी आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, all these things they matter a lot. ठीक है, आप किसको कैसे ट्रीट कर रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है. इफ़ यू आर फुल ऑफ हेट्रेड you will give hatred to the world. If you are full of love, you will give a lot of love to the world. तो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर लैम डेरी को.
What might Derry be thinking during the pause after he insists yes? तो बेटा डेरी जब यस बोलता है काफी लंबा पॉज लेता है, थोड़ा सा रुकता है। तो जब मिस्टर लैम बोलते हैं नो नो नॉट द होल ऑफ यू, तो डेरी बोलता है यस। तो जो वो पॉज था, वो पॉज उसने क्यों लिया, इस पे सवाल है, क्योंकि डेरी ये प्रिटेंड कर रहा है। सॉरी, डेरी का मतलब है वाई डजंट ही अंडरस्टैंड, उसे गुस्सा आ रहा है मिस्टर लैम मुझे प्रिटेंड क्यों, समझ क्यों नहीं रहे। तो ये तो आंसर नहीं है। ही इज प्रिटेंडिंग टू केयर लाइक एवरीवन एल्स। डेरी को लग रहा है कि भाई ही का मतलब क्या है, मिस्टर लैम भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, जबकि ये सब झूठ है। मे बी ही रियली सीज मोर देन जस्ट माई फेस, या फिर वो सच में एक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव इंसान है और वो मेरी फिजिकल जो मेरे को चैलेंज मैं फेस करता हूँ, तो फिजिकल मेरे फेस के साथ जो हुआ है उसके अलावा मेरे दिल में मेरी खूबियां भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ही इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन माई फेस बट ही वॉन्ट्स टू सी मोर देन दैट। शायद वो ये चाह रहे हैं, और आई शुड लीव, ही डजंट गेट इट, ये इंसान मुझे कभी नहीं समझेगा, मुझे चले जाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। मिस्टर लैम वॉज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो वो बिल्कुल प्रिटेंड क्यों करेंगे। तो करेक्ट आंसर हेयर बिकम्स इज maybe he really sees more than just my face. He is not interested in my face. He wants to know who am I as a person. Mr. Lamb represents, sorry, Mr. Lamb's response suggests that he sees Derry's face as only one small part of who he is. It's just, face is not something which is, you know, something which is a very big thing. So आप लिख सकते हो it is only one dimension or one small part of it. इट इज़ नॉट योर एंटायर, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है उससे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ आपके फेस से। वॉट डज दिस एक्सचेंज रिवील अबाउट द इमोशनल डिस्टेंस डेरी फील्स। जब वो ये बताता है, जब मिस्टर लैम बोलते हैं कि आपका फेस कैसा है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ नॉट द होल ऑफ यू, राइट। तो इस टाइम पे क्या इमोशनल फील था, डेरी पहले कैसे फील करता था, और किस तरीके से मिस्टर लैम उसको समझाकर उसकी जो परेशानियां थी उसके बीच में एक ब्रिज लाके उसकी प्रॉब्लम्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज मिस्टर लैम, दिस इज डेरी। इनकी जो बातें हैं इट एक्टेड एज अ ब्रिज, उसकी फीलिंग्स को जोड़ने की, समझने की कोशिश यहाँ पे मिस्टर लैम ने की है। एक पार्ट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या था ये एक्सचेंज, से क्या समझ में आया, दैट डेरी इज ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ डीप हेट्रेड। लड़कियों से उन्होंने कॉन्वर्जेशन सुनी थी, लड़कियों ने बोला था नो बडी वुड लव सच अ फेस, जैसे इसका अगली फेस है, ओनली अ मदर वुड एवर लव और किस दिस फेस, इतना पैथेटिक इनका फेस है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्वर्जेशंस डेरी इज ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ डीप हेट्रेड। वो खुद से नफरत करता है बिकॉज पीपल टॉक शिट अबाउट हिम। तो ये तो हमें समझ में आया अबाउट डेरी कि उसको क्या फील होता है। नाउ मिस्टर लैम ने इसको कैसे ठीक करा, इसको आप लिखोगे एंड मिस्टर लैम्स एंड हाउ मिस्टर लैम फिक्स्ड इट, एंड मिस्टर लैम इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो उन्होंने क्या करा, मिस्टर लैम का ये कहना है, मिस्टर लैम बिलीव्स, क्या मैं यहां लिख दूं ये आंसर, विल दिस वर्क फॉर यू। मिस्टर लैम को क्या बिलीव होता है बेटा, मिस्टर लैम बिलीव्स that face is just a small part of your body, it is not your entire personality। ठीक है, तो आपके मन में एक तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए और आपको नेचर ने जो ब्यूटीफुल थिंग्स दी उस पर फोकस करो, नॉट ऑन जस्ट यू नो योर फिजिकल थिंग्स, हाउ डू यू लुक। सो मिस्टर लैम बिलीव्स that face is just a small part of your body, not your entire personality। So yes, my dear students, on this note we have completed all the extract based questions, लेकिन ये short answer type questions भी बहुत बार repeat हुए हैं। You can see the language is different, but in most of the cases 70 to 80% of your answer remains the same। So now we'll be solving the first question जो आपकी screen पर है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. How is Mukesh's attitude of life different from that of his family and friends? तो यहाँ पे अनीस जंग मुकेश को देखकर खुश क्यों होती है, why and how he is different from his family and फ्रेंड्स। ये बैंगल कम्युनिटी से आता है, बैंगल मेकिंग कम्युनिटी से, बट ही डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, या फिर वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता है। आइडेंटिफाई एन इंस्टेंस ऑफ होप और रेजिलियंस एंड लॉस स्प्रिंग एंड एनालाइज हाउ इट रिफ्लेक्ट्स वन ऑफ द स्टोरी थीम्स। तो यहाँ पे दो लोगों की स्टोरीज दी गई हैं, वन इज साहिब, अनदर वन इज मुकेश। तो दोनों में से एक स्टोरी थीम को आपको एक्सप्लेन करना है जिसमें होप और रेजिलियंस, डटे रहने की जो हिम्मत है वो नजर आती है। नेक्स्ट ये आया एक्सप्लेन हाउ मुकेश एंड लॉस स्प्रिंग स्टैंड्स एज अ रे ऑफ होप फॉर द बैंगल मेकिंग कम्युनिटी।
ऑलमोस्ट फर्स्ट वाला ही आंसर आप इसमें लिख सकते हो। एंड आप खुद देख सकते हो बेटा ये 2024 में पूछा गया है, इट हैज बीन आस्क्ड इन 2024। एसपी स्टैंड्स फॉर सैंपल पेपर 2024-25। फिर 2025 में देखो, 2024 में 2025 में दोनों में मुकेश के बारे में पूछा गया है। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ सेम क्वेश्चन आएगा, बट देयर आर हाई चांसेस कि फिर से ये मुकेश या साहिब का सवाल पूछ ले, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को चेंज करके। बट द बेस्ट पार्ट इज 70 से 80% बेटा आंसर यानी कि आपके जो सेंटेंसेस हैं, एनसीईआरटी कीवर्ड्स हैं, दे रिमेन द सेम। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। So let's write, Mukesh has a hopeful and determined attitude towards life. He is not like his family. इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, unlike his family and friends who accept bangle making as their destiny. मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। उसका क्या सपना है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज नॉट लाइक हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने अपनी डेस्टिनी को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि यही हमारा फेट है, यही हमारी किस्मत है। दे हैव एक्सेप्टेड दैट। अनीस जंग देख के बहुत खुश हैं कि कम से कम एक जना तो है इस कम्युनिटी में हु डज नॉट वांट टू फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन एंड ही वांट्स टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है बेटा, एक ऐसा सर्कल जो कभी खत्म ना हो। बैंगल मेकिंग फैमिली में ये लोग क्या हैं, दे आर बोर्न हेयर, थोड़े से बड़े होते हैं, काम करना सीखते हैं, ठीक है। इन लोगों की आई साइट जो है चली जाती है, दे लूज देयर आई साइट। इस तरीके से बिना आई साइट के ही ये अपना जीवन व्यापन करते हैं एंड वन डे डिड डाई। सो ये जो पूरा इनका सर्कल है दैट इज कंप्लीटली अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये कभी इससे बाहर आ ही नहीं पाते हैं, लेकिन मुकेश उसमें से एक है जो ड्रीम करता है, होपफुल है कि मैं कुछ डिफरेंट कर पाऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो आंसर क्या होगा, हाउ ही इज डिफरेंट, होपफुल है, ये सबसे बड़ा उसका है, वो डिटरमाइंड है। ही डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बैंगल मेकिंग ट्रेडिशन, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। यहाँ पे देखो ही स्टैंड्स एज अ रे ऑफ होप। तो रे ऑफ होप क्या है, ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, ही इज होपफुल दैट ही विल बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ही इज वेरी डिटरमाइंड ऑल्सो टू बिकम वन। Next, this question is important. How can you say students on ICE program was a step towards the future? पहले जो बेटा इसके ओनर थे कैनेडियन जियोफ ग्रीन, वो सेलिब्रिटीज को ले जाया करते थे, बट देन ही अंडरस्टूड कि इनको ले जाने से क्या होगा। लेट्स टेक यंग पीपल, द स्टूडेंट्स ऑन दिस आइस प्रोग्राम। जब वो अंटार्कटिका जाके खुद देखेंगे किस तरीके से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। बेटा ये जो आपकी आइस शीट्स होती है ना, इन्होंने लाखों करोड़ों सालों से बहुत सारी CO2 अपने बीच में स्टोर कर रखी है, रोक रखी है। जब ये आइस शीट मेल्ट होगी तो ये CO2 रिलीज होकर पूरे अर्थ पर आने लगेगी और हमारी तबीयत हो सकता है और खराब होने लगे, डिजीजेस और बढ़ने लगे। सो टू स्टॉप दिस या टू रिड्यूस द इफेक्ट, जियोग्रीन क्या करते थे, स्टूडेंट्स को लेके जाते थे ऑन आइस प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर बिकॉज इट मेड यंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो सामने से देख रहे थे। आफ्टर सीइंग एंटार्क्टिका's फ्रेजाइल इकोसिस्टम, कि वहाँ का जो इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, जब वो बच्चे कल बड़े होकर फ्यूचर लीडर्स बनेंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो हमारे देश से ही है ना बेटा, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग भी तो कल बड़े होकर लीडर्स बन सकते हो, आपके हाथ में बहुत सारी पावर्स हो सकती हैं, और हम सबको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो होना ही चाहिए। तो छोटे बच्चे जब बचपन से ही चीज़ें देखेंगे अपनी आंखों से, so there are high chances that they will follow all the rules and regulations and they want to make earth a better and a peaceful place to live in. तो जियोग्रीन पहले क्या करते थे, ये आप पार्ट स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट यू शुड बी अवेयर कि ऐसा हुआ है। जियोग्रीन अर्लियर टुक सेलिब्रिटीज टू एंटार्क्टिका बट इट वॉज नॉट वेरी यूजफुल। यंग लोग जो हैं दे कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ नेशन, ऑफ द वर्ल्ड, बट नॉट पीपल दोज आर ऑलरेडी ग्रोन अप्स, जो बड़े हो चुके हैं वो अब क्या रूल रेगुलेशन बदलेंगे, क्या पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगे, क्या करेंगे। वेयर एज समबडी हु इज यंग टुडे, जो आज 15 साल का है, उसमें अगले 10 साल 15 साल और बहुत पोटेंशियल है कि वो बहुत ही बढ़िया कर सकता है, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द एंटायर नेशन, बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाउ डज सुजैन हिल सटली पोर्ट्रे अ ब्लेंड ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म ऑन द फेस ऑफ इट? व्हाट इज पेसिमिज्म? That is negativity. What is optimism? That is positivity. तो किस तरीके से उन्होंने दोनों चीजें ऑन द फेस ऑफ इट में दिखाई है। नेगेटिविटी दिखाई है बेटा डेरी के कैरेक्टर से, जिसका फेस हाफ बर्न था ड्यू टू एसिड,
पॉजिटिविटी दिखाई है मिस्टर लैम के थ्रू, जिनका एक जो लेग था वो टिन लेग था. He lost his real leg in the war, but still he was very positive towards life. और क्या सवाल आ चुका है on the face of it से, why does Derry not like being with people? मैम दोनों सवाल तो अलग हैं, फिर रिपीट कैसे हुआ? लेट मी एक्सप्लेन. ये बेटा सैम्पल पेपर 2023-24 में पूछा गया है, ये 2023 में आया है पेपर में. बेटा जो नेगेटिव वाला पार्ट आप एक्सप्लेन करोगे, डेरी इतना नेगेटिव क्यों है, वही इसका आंसर होगा. तो इसमें आप टोटल 4 लाइनें लिखोगे, नेगेटिविटी के लिए 2, पॉजिटिविटी के लिए 2. तो वो जो नेगेटिविटी के लिए आप 2 लिखोगे वो आप इस वाले में भी लिख सकते हो. तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ. क्वेश्चन आपको लगेगा डिफरेंट है, बट बेटा थोड़ा बहुत जो घुमा फिरा के पूछते हैं 70 से 80% आपका आंसर इट रिमेन्स द सेम. सो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, फिर समझाऊंगी बी का आंसर आप कैसे लिख सकते हो. सो बेटा ऑन द फेस ऑफ इट में सुजैन हिल जो उसकी ऑथर है वो क्या समझाती हैं, पेसिमिज्म, नेगेटिविटी समझाती हैं. थ्रू विच कैरेक्टर, थ्रू डेरी. मैं बार बार मीनिंग लिख रही हूँ सो दैट यू लर्न दीज डिफरेंट न्यू वर्ड्स. पेसिमिज्म इज नेगेटिविटी. तो डेरी की लोनलीनेस से वो नेगेटिविटी दिखाना चाहती हैं, बिटरनेस दिखाना चाहती हैं. ही हैज दैट फियर ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस. यही आंसर हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, डेरी डज नॉट लाइक बीइंग विद पीपल बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस ड्यू टू एसिड. ही prefers to live lonely and he is full of bitterness and people they talk bad about his face, that's why he has this fear of people. तो यही दोनों तीनों लाइनों से मैंने जो 2023 में आया, 2023 में जो आया है उसको भी मैंने फ्रेम कर लिया by using all these NCERT words only. Now हम आंसर कर रहे हैं ये वाला. नेगेटिविटी की बात हो गई. लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टिमिज्म जो कि मिस्टर लैम का कैरेक्टर है. सो सुजैन जो ऑथर है वो क्या बोलती है, शी शोज ऑप्टिमिज्म थ्रू मिस्टर लैम्स पॉजिटिव एटीट्यूड. दो हिज one leg is fake, it is still leg, still he has a lot of love for life and he believes that physical disability should not stop a person from living happily though he has one tin leg. ये भी आप लिख सकते हो. तो मिस्टर लैम के कैरेक्टर से पॉजिटिविटी दिखाई गई है और डेरी के कैरेक्टर से नेगेटिविटी दिखाई गई है. नेक्स्ट इज बेटा व्हाट मैसेज डज दी स्टोरी द टाइगर किंग गिव टू द रीडर्स. तो यानी कि क्या मॉरल है वो लिखना है. और क्या आया है, ये आया 2023 में. सैम्पल पेपर में क्या आया है 2024-25 में, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉय टाइगर इन द क्लाइमेक्स ऑफ द टाइगर किंग. मैम दोनों अलग अलग हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे आप 2 से 3 लाइनें इसमें कॉमन लिख सकते हो. लेट मी टेल यू. पहले ये करवाती हूँ बेटा. एक तो सबसे बड़ी चीज क्या, टाइगर किंग में बहुत एरोगेंस था. आई एम द वन हु हैज किल्ड द 100th टाइगर. दैट वाज नॉट ट्रू. जो बेटा वो टाइगर था, जो 100वां टाइगर था, वो बहुत बूढ़ा था, बहुत वीक था. टाइगर किंग से सब डरते थे तो उनके दीवान ने क्या करा, मद्रास जू से जाके एक पुराना बूढ़ा सा शेर वहां से लिया जो कि बहुत कमजोर था. टाइगर किंग ने गोली चलाई. उन्हें लगा कि शेर को गोली लगी और वो मर चुका है. वेयर एज वो गोली उसे नहीं लगी थी. वो गोली की आवाज से, दहशत से, ही वॉज सो ओल्ड दैट द टाइगर गॉट स्केयर्ड एंड द टाइगर फेंटेड. जब सारे आसपास के लोगों ने चेक करा, जो राजा के साथ काम करते थे, दीवान एंड एवरीवन एल्स, दैट टाइगर इज स्टिल अलाइव. कौन सा टाइगर था वो, 100 टाइगर वॉज स्टिल अलाइव. तो उन्हीं के एक सोल्जर ने जाके उसे गोली मार दी कि भैया राजा जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे. राजा जी खुश, भैया मैं 100वां टाइगर मार चुका हूँ. एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था 100 टाइगर विल बी द रीजन फॉर माई डेथ. मैं तो छुट्टी मेरी, तो मैं तो फ्री हूँ. सो नाउ इट वॉज हिज प्रिंस बर्थडे. जो उनका छोटा बच्चा था उसका बर्थडे था, प्रिंस का 3rd बर्थडे था. ही वॉज लाइक मैंने अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं दिया. नाउ इट्स टाइम दैट आई विल सेलिब्रेट द बर्थडे विद ऑल ऑफ देम. वो एक शॉप पर गए कि मुझे कुछ बढ़िया गिफ्ट चाहिए अपने बेटे के लिए. तो वहां का जो शॉपकीपर था उसे पता था मैं कोई ऑर्डिनरी चीज दूंगा तो राजा जी मुझे ही सजा दे देंगे और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे. तो वो कहता है सर किंग, माई मेजेस्टी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्क डन बाय आवर क्राफ्ट्समैन. एक बहुत ही मामूली सा वुडन टॉय टाइगर था जिसकी कीमत हार्डली 200 से 300 रुपए थी. उन्होंने उसको 300 350 बताकर बेचा. राजा जी बहुत खुश हुए, इतना महंगा तोहफा. तुम शॉपकीपर को बोलते तुम इसे प्रिंस को गिफ्ट करोगे, मेरे बेटे को. सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम योर साइड फॉर द प्रिंस. उसको लेके चले जाते हैं. एंड बेटा वो इतना पुअरली कार्व्ड था कि उसमें से टॉय में से वुडन उसमें से शीखें निकल रही थी. वो
सीख नहीं होती, वुडन जो सीख होती है, सिल्वर्स निकल रही थी, ठीक है, वुडन टॉय टाइगर से। उसमें से एक जो है राजा जी जब खेल रहे थे अपने बेटे के साथ, उनके राइट हैंड की उंगली पर लग जाती हैं, एंड ड्यू टू दैट द पॉइजन स्टार्टेड स्प्रेडिंग फ्रॉम हिज palm to his hand and then to his entire body. All the famous big surgeons were called and still they were not able to save the king. So that is the significance, importance of the toy tiger at the end of the story Tiger King. अब इसमें से जो मॉरल वाला क्वेश्चन है वो भी करा देती हूँ, लेकिन इसको आप इसमें भी जरूर लिखना एट द एंड। तो बेटा ये कल की इसके ऑथर का नाम है। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द स्टोरी शोज दैट फेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय पावर ऑफ प्राइड। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, उन्हें ऐसा लगता है दैट वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग, बट दैट इज नॉट ट्रू। सो किंग्स एरोगेंस एंड क्रूअल्टी टूवर्ड्स द टाइगर्स, 99 tigers that he has killed, it led to his death. And moral of the story is that destiny is unavoidable and rulers should not misuse power and authority. So अगर लॉन्ग आंसर टाइप में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये स्टोरी भी लिख सकते हो टॉय टाइगर की, और मॉरल जरूर लिखना। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द स्टोरी shows that fate cannot be controlled by power or pride, and even if somebody thinks that they can change their fate, they cannot. कोई भी उसे change नहीं कर सकता है. It is not in our hand. One thing that is in our hand is our own karma. Let's do good and let's be good to everyone. So my dear students, on this note we have completed all the questions which were asked in your boards, जो कि सबसे ज़्यादा repeat हुए हैं. अब देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ जाएगा, पर बेटा देयर आर हाई चांसेस कि वो घुमा फिरा के पूछते यही बात हैं. दे कैन reframe, they can rephrase the question, they can ask the same extract with different questions, but now you know the meaning of the extracts that we have discussed today. So there are high chances that they will be very, very useful for all of you. On this note, your Divya ma'am is signing off. Thank you so much. Bye bye. Jai Hind. See you all on 10th